एक बार की बात है, राहुल, एक 35 साल का कॉरपोरेट इंजीनियर जिसकी जिंदगी बाहर से परफेक्ट लगती थी, अच्छी नौकरी, बढ़िया सैलरी, बड़ी कार, लेकिन अंदर से वह टूट चुका था। हर सुबह जब वो आईने में खुद को देखता तो एक सवाल बार बार उसके मन में गूंजता, क्या मैं वाकई खुश हूं? दिन भर भाग दौड़, भविष्य की चिंता, बीते कल की पछतावा, उसकी जिंदगी एक मानसिक जेल बन चुकी थी। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में एक मोड़ आया। कॉफी शॉप में बैठा वह सोच रहा था, तभी एक बूढ़ा साधु उसके पास आया। उसने सिर्फ एक बात कही, अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो अभी में जीना सीखो। और उसी दिन राहुल ने एखार्ट टोले की किताब द पावर ऑफ नाउ उठाई और उसकी जिंदगी बदल गई। अब शुरू करते हैं इस किताब का समरी, जो हमें सिखाती है कि कैसे अभी में जीकर हम अपने जीवन के दर्द, चिंता और दुखों से मुक्त हो सकते हैं। इस किताब में एखार्ट टोले हमें यह समझाते हैं कि हम अपने विचार नहीं हैं। हमारा मन हमें भूतकाल और भविष्य में उलझा कर दुख देता है। अभी ही एकमात्र सच्चा समय है, न कल था न कल होगा, बस अभी है। क्या आप भी राहुल की तरह मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं? क्या आप भी जीवन को जीने की बजाय सिर्फ काट रहे हैं? तो आइए इस वीडियो में जानते हैं द पावर ऑफ नाउ की वो गहराइयां जो आपकी सोच ही नहीं, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। क्या आप तैयार हैं खुद से मिलने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, यू आर नॉट योर माइंड। आप अपने मन नहीं हैं। राहुल की जिंदगी अब भी वैसी ही थी। बड़ी कंपनी में नौकरी, बढ़िया सैलरी, लेकिन दिमाग में हर वक्त एक जंग चलती रहती थी। जब ऑफिस में होता तो घर की चिंता, जब घर में होता तो ऑफिस की मीटिंग्स, डेडलाइन, प्रमोशन की टेंशन। राहुल खुद से पूछने लगा, क्या मैं अपने ही विचारों का गुलाम बन चुका हूं? क्या मेरी सोच ही मुझे डरा रही है? एक रात थक हार कर वो अपने कमरे में बैठा और द पावर ऑफ नाउ का पहला अध्याय खोलता है। यू आर नॉट योर माइंड। आप अपने मन नहीं है। और वो पढ़ना शुरू करता है। जब हम कहते हैं मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं, मुझे डर लग रहा है, असल में वो सब मन की बातें होती हैं। एखार्ट टोले कहते हैं, आप अपने विचार नहीं हैं, आप वो चेतना है जो विचारों को देख रहे हैं। राहुल के साथ भी यही हो रहा था। उसका मन उसे बार बार अतीत की गलतियों की याद दिलाता या फिर भविष्य की अनिश्चितता से डराता। उसे समझ आया कि असली समस्या बाहर की नहीं, बल्कि उसके भीतर के मन की आवाज है। एक दिन राहुल अपनी बालकनी में बैठा था। विचार आ जा रहे थे, कल का प्रेजेंटेशन कैसा होगा, कहीं बॉस नाराज न हो जाए। तभी उसने एक लाइन याद की, वॉच द थिंकर। विचारों को सिर्फ देखो, उनके साथ बहो मत। राहुल ने पहली बार अपने मन को बिना जज किए देखा और अजीब शांति महसूस की, जैसे किसी ने भीतर का रेडियो अचानक बंद कर दिया हो। आप अपने मन नहीं, बल्कि उस चेतना का हिस्सा हैं जो विचारों को देखती है। जब आप मन की आवाज से एक कदम पीछे हटते हैं, तभी असली शांति शुरू होती है। विचार आपको भूतकाल और भविष्य में फंसाकर रखता है, लेकिन आप केवल अब में जिंदा है। राहुल ने एक छोटी सी प्रैक्टिस शुरू की। हर दिन 5 मिनट वो सिर्फ बैठकर अपने मन को देखता था, बिना रोकने की कोशिश किए, बिना बहने के। धीरे धीरे उसके विचार कम होने लगे और अंदर की बेचैनी गायब। जब आप समझ जाते हैं कि आप अपने मन नहीं हैं, तभी आपकी आजादी की शुरुआत होती है। राहुल की यात्रा बस शुरू हुई थी और अब उसे अगला अध्याय इंतजार कर रहा था। चैप्टर 2, कॉन्शियसनेस, द वे आउट ऑफ पेन। चेतना, दर्द से मुक्ति का रास्ता। राहुल ने पिछले अध्याय के बाद पहली बार थोड़ा चैन महसूस किया था, लेकिन अगली सुबह जैसे ही फोन बजा, मीटिंग्स, ईमेल्स और बॉस की कड़वी बातें, वो फिर उसी उलझन में फंस गया। क्या मैं कभी इस दर्द से पूरी तरह आजाद हो पाऊंगा? उसने बुक का दूसरा चैप्टर खोला, कॉन्शियसनेस, द वे आउट ऑफ पेन। चेतना, दर्द से मुक्ति का रास्ता। राहुल के अंदर हर रोज एक छोटा युद्ध चलता था। अतीत की कोई बात उसे चुभ जाती थी या भविष्य को लेकर डर सताने लगता था। एखार्ट टोले कहते हैं, सारा दर्द तब पैदा होता है जब आप वर्तमान से दूर होते हैं। पेन इज रेजिस्टेंस टू द नाउ। मतलब जब हम इस पल को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते।
तो हम उसके खिलाफ भीतर ही भीतर विरोध करने लगते हैं और वही दर्द बन जाता है। एक दिन राहुल अपनी माँ से मिलने गया। बचपन की बातें, पिता की डांट, स्कूल का डर, सब कुछ याद आ गया। उसने महसूस किया कि उसके पास एक अदृश्य बैग है जिसमें हर पुराने दर्द को वो अब तक ढो रहा है। यही बैग है उसका पेन बॉडी एकहार्ट टोल का कॉन्सेप्ट, जो कहता है कि हमारा अतीत का दर्द जिंदा रहता है हमारे भीतर और वक्त आने पर वो दोबारा सताता है। हम में से ज्यादातर लोग पेन बॉडी के साथ जीते हैं, एक ऐसा भावनात्मक भार जो हर पल हमें दुख देता है। दर्द से छुटकारा पाने का तरीका है चेतन बनो, अवेयर रहो। जब भी दर्द या नकारात्मकता आए उसे दबाओ नहीं, उसे देखो, महसूस करो और फिर उसे जाने दो। अब राहुल ने एक नई प्रैक्टिस शुरू की। जब भी अंदर गुस्सा, डर या दुहक उठे वो खुद से कहता, मैं इस भावना को देख रहा हूं लेकिन मैं ये भावना नहीं हूं। धीरे धीरे वो अपने अंदर के वॉचर से जुड़ने लगा और आश्चर्य की बात, दर्द कम हो गया बिना उससे लड़ाई किए। राहुल को समझ आ गया था, दर्द से भागने का नहीं बल्कि उसे स्वीकार कर चेतनता से देखने का रास्ता ही मुक्ति का रास्ता है। जब तुम दर्द से भागना बंद कर देते हो वो तुम्हें सिखाना शुरू करता है। हर इंसान के भीतर पेन बॉडी होता है जो पुराने दुखों से बना होता है। उससे छुटकारा पाने का रास्ता है चेतना और स्वीकार्यता। जब आप दर्द को पूरा महसूस करके उसे अवेयरनेस से घेरते हो तो वो पिघलने लगता है। चैप्टर 3, मूविंग डीपली इनटू द नाउ। अब में गहराई से प्रवेश करना। राहुल अब थोड़ा बदल चुका था। वो अपने विचारों को देखने लगा था, दर्द को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मन में एक और उलझन थी। मैंने माना कि अब में जीना जरूरी है, लेकिन कैसे? जब दिमाग हर वक्त भूत और भविष्य में भागता है तो इस ठहरना कैसे सीखूं? उसी सवाल का जवाब उसे चैप्टर 3 में मिला, मूविंग डीपली इनटू द नाउ। अब में गहराई से प्रवेश करना। ऑफिस की मीटिंग में बैठा राहुल फिजिकली तो वहां था, लेकिन उसका मन कहीं और उड़ रहा था। शाम को क्या खाना है? उस पुराने दोस्त को क्या जवाब दूं? मेरी लाइफ कहाँ जा रही है? वो समझ चुका था, मैं यहां हूं पर सच में नहीं हूं। एकहार्ट कहते हैं, भूत और भविष्य केवल मानसिक कल्पनाएं हैं, असली जीवन केवल अभी में है। राहुल को यह लाइन झकझोर गई क्योंकि उसने पूरा जीवन या तो बीते हुए कल को कोसने में या आने वाले कल की चिंता में निकाल दिया था। एक दिन राहुल पार्क में बैठा था, कोई फोन नहीं, कोई किताब नहीं, बस पेड़ों की सरसराहट, बच्चों की हंसी और एक धीमी धीमी हवा। उसने पहली बार हर चीज को ध्यान से महसूस करना शुरू किया, हवा का स्पर्श, पत्तियों की हरकत, दिल की धड़कन। और तभी कुछ पल के लिए उसका मन पूरी तरह शांत हो गया। वो पल शुद्ध अभी था। अभी में जीना कोई कॉन्सेप्ट नहीं, यह एक अनुभव है जो गहराई से आता है। मन हमेशा या तो अफसोस करता है या डरता है, दोनों ही वर्तमान से दूर ले जाते हैं। आप अभी में तब प्रवेश करते हैं जब आप अपने सेंसेस और प्रेजेंस से जुड़ते हैं, यानी फील द नाउ। राहुल ने एक नई प्रैक्टिस अपनाई। हर घंटे में सिर्फ 1 मिनट वो जो भी कर रहा हो बस उसी को पूरी अवेयरनेस से करता। अगर पानी पी रहा है तो पानी की ठंडक महसूस करता है। अगर चल रहा है तो अपने कदमों की आवाज सुनता है। अगर गाड़ी चला रहा है तो स्टीयरिंग की पकड़, हवा का बहाव। इससे वो बार बार अपने अब में लौटने लगा। राहुल को अब समझ आने लगा था, वो जितना अब में रहेगा उतना ही शांति, स्थिरता और ऊर्जा महसूस करेगा। एकहार्ट कहते हैं, wherever you are, be there totally। आप जहां भी हो वहां पूरी तरह रहो। अब में जीना ही असली जीवन है। भूतकाल और भविष्य सिर्फ मन के खेल हैं। वर्तमान में गहराई से जीना शांति की चाबी है। अवेयरनेस कोई अभ्यास नहीं बल्कि आपका स्वभाव बन सकता है। चैप्टर 4, माइंड स्ट्रेटजीज फॉर अवॉइडिंग द नाउ। मन की चालें जो हमें अब से दूर रखती हैं। राहुल की जिंदगी अब पहले से बेहतर थी। वो हर दिन अब में जीने की कोशिश करता, दर्द को पहचानने लगा था, दिमाग की उलझनों को देखना सीख चुका था। लेकिन फिर भी कभी कभी उसका मन फिर से उसे भूतकाल की गलियों में घुमा लाता या फिर भविष्य की चिंता में उलझा देता। मैंने इतना समझ लिया, फिर भी मैं अब में टिक क्यों नहीं पाता?
एकार्ट टोले का अगला अध्याय जैसे राहुल के मन की चालें खोलने वाला था। माइंड स्ट्रैटेजीज फॉर अवॉइडिंग द नाउ। मन की वो आदतें जो हमें अभी से दूर रखती हैं। राहुल ने ध्यान दिया कि उसका मन कुछ खास तरीकों से उसे अब से दूर ले जाता है। 8. कॉन्स्टेंट थिंकिंग, लगातार सोचते रहना। जब राहुल अकेला होता उसका मन उसे क्या हो सकता है कि चिंताओं में घुमा देता। उसे एहसास हुआ मन शांति से डरता है, इसलिए वह लगातार विचार पैदा करता है। दूसरा, वेटिंग मोड, हर चीज के लिए इंतजार में रहना। जब मुझे प्रमोशन मिलेगा तब मैं खुश रहूंगा, जब मेरी शादी होगी तब जिंदगी सही होगी। एकार्ट कहते हैं वेटिंग एक माइंड स्ट्रेटजी है जो वर्तमान को न्याय देने के लिए है। 3. शिकायत की आदत। राहुल को आदत थी ट्रैफिक से लेकर मौसम तक सबकी शिकायत करने की। फिर उसे समझ आया जब आप शिकायत करते हैं आप अब को नकारते हैं और खुद को पीड़ित बनाते हैं। एकार्ट की सीधी बात, मन को आपका अभी में रहना पसंद नहीं, क्योंकि वह भूत और भविष्य से ही जिंदा है। एक दिन राहुल ट्रेन में सफर कर रहा था। खिड़की से बाहर का नजारा बेहद खूबसूरत था, लेकिन उसका मन किसी पुराने ईमेल की चिंता में उलझा था। तभी उसने खुद से पूछा, इस पल में क्या कुछ भी गलत है? जवाब आया, नहीं, अभी तो सब ठीक है। वो मुस्कुराया और पहली बार सच में उस ट्रेन की हवा को महसूस किया। मन हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम ढूंढता रहता है ताकि वह खुद को जिंदा रख सके। शिकायत, इंतजार, अफसोस, चिंता, ये सब मन की रणनीतियां हैं अब से भागने की। जब आप इन रणनीतियों को पहचान लेते हैं तभी आप उनमें फंसने से बच सकते हैं। राहुल ने अब एक नया अभ्यास शुरू किया। हर बार जब वो शिकायत करता, भविष्य की चिंता करता या बार बार वही विचार दोहराता, वो खुद से पूछता, क्या ये मेरा मन है, मुझे अब से भागा रहा है? और फिर वो एक गहरी सांस लेता और कहता, मैं यहां हूं अभी। जागरूकता सबसे बड़ा शक्ति है। जब आप मन की हरकतों को पहचान लेते हैं तब वो आप पर हावी नहीं रह पाता। राहुल को अब समझ आ गया था, मन की चालें बहुत सूक्ष्म होती हैं, लेकिन जागरूकता से हर चाल पकड़ी जा सकती है। मन आपको अब भी से भटकाने के लिए हर रोज नई रणनीतियां अपनाता है। उसका सबसे बड़ा डर है आपका पूरी तरह से प्रेजेंट हो जाना। चेतना और जागरूकता से इन पैटर्न्स को पकड़िए और हर पल को जीना शुरू कीजिए। अब राहुल ने मन की चालें समझ ली थीं, लेकिन अब सवाल ये था, अगर मैं मन से ऊपर हूं तो फिर मैं वास्तव में हूं क्या? वह स्थिति क्या है जहां बस होना होता है? और इसका जवाब छुपा था अगले अध्याय में। 5वां अध्याय, उपस्थिति की स्थिति। राहुल एक शाम ऑफिस से लौटा, थका हुआ लेकिन अंदर कहीं हल्का महसूस कर रहा था। कंप्यूटर, फोन सब साइड में रखकर वो बस खिड़की के पास बैठ गया। कोई विचार नहीं, कोई योजना नहीं, सिर्फ सांसें चल रही थी और वो महसूस कर रहा था, मैं हूं, बस यही। और उसी पल उसे एहसास हुआ कि यही है वो स्थिति जिसे एकार्ट टोले कहते हैं, द स्टेट ऑफ प्रेजेंस, उपस्थिति की स्थिति। प्रेजेंस क्या है? उपस्थिति वो जागरूकता है जो विचारों से भी गहरी होती है। एकार्ट बताते हैं कि जब आप अब में पूरी तरह उपस्थित होते हैं तो आप जीवन से जुड़ते नहीं, बल्कि स्वयं जीवन बन जाते हैं। एक दिन राहुल अपनी माँ के पास बैठा था। ना फोन, ना बातें, ना भाग दौड़, बस चुपचाप उसकी माँ के हाथों को थामे बैठा था। उस पल में वो पूरी तरह वहां था, न अतीत में न भविष्य में, बस उस स्पर्श, उस मौन, उस उपस्थिति में। और पहली बार उसकी माँ की आंखें भी भर आईं। राहुल ने उस क्षण को जी लिया, सोचा नहीं। प्रेजेंस बनाम थिंकिंग। थिंकिंग सेपरेट्स यू फ्रॉम लाइफ, प्रेजेंस कनेक्ट्स यू टू लाइफ। जब आप सोच रहे होते हैं तो आप विश्लेषण कर रहे होते हैं, तुलना कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप उपस्थित होते हैं तो आप जीवन को अनुभव करते हैं जैसे वह है। राहुल को यह फर्क अब साफ साफ समझ आने लगा था। उपस्थिति का मतलब है पूरी तरह अप में जागरूक होना, बिना मन के हस्तक्षेप के। प्रेजेंस कोई अभ्यास नहीं, यह आपका मूल स्वभाव है। जब आप प्रेजेंस में होते हैं तो जीवन के हर क्षण में गहराई, शांति और ऊर्जा महसूस होती है। अब राहुल ने केवल विचारों को देखना ही नहीं,
बल्कि अपने अंदर के मौन को महसूस करना भी शुरू किया। हर बार जब कोई विचार आता, वो खुद से कहता, मैं वो खाली जगह हूं जहां ये विचार आकर चला जाता है। इसने राहुल को एक गहरी शांति दी, जैसे उसके अंदर कोई स्थिर झील हो जिसमें बाहर की हलचल सिर्फ हल्के से लहरें बनाकर गायब हो जाती हैं। प्रेजेंस मतलब पावर, एकार्ट कहते हैं। प्रेजेंस इज पावर। जहां आपकी उपस्थिति है वहीं आपकी शक्ति है। राहुल को अब समझ आ गया था, बाहरी दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं, बस अपने भीतर पूरी तरह होना सीखना है। उपस्थिति, प्रेजेंस, वो गहरी चेतना है जो विचारों के परे होती है। यह स्थिति मन को पार करके आती है मौन, अवेयरनेस और गहराई के माध्यम से। जब आप प्रेजेंस में जीते हैं तो जीवन में कोई कमी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस शुद्ध शांति और जुड़ाव होता है। अब राहुल ने प्रेजेंस को छू लिया था, लेकिन अगला प्रश्न आया, क्या मैं अपने शरीर के अंदर भी इस शांति को महसूस कर सकता हूं? क्या शरीर भी एक द्वार है आत्मिक उपस्थिति का? इसका उत्तर छिपा है अगले अध्याय में, चैप्टर 6, द इनर बॉडी, आंतरिक शरीर की अनुभूति। जब आप अपने शरीर की गहराई में उतरते हैं तो आप वर्तमान में उतरते हैं। राहुल अब पहले जैसा नहीं रहा। अब वो हर दिन ध्यान करता है, अपने भीतर झांकता है, लेकिन एक दिन ऑफिस में मीटिंग के बीच अचानक उसका मन बेचैन हो गया। कुछ पुरानी यादें उसे परेशान कर रही थी। वो चुपचाप मीटिंग से बाहर निकला और टेरेस पर जाकर खड़ा हो गया। तभी उसे याद आया एकार्ट टोले की बात, जब तुम्हारा मन शोर करने लगे तो अपने शरीर को महसूस करो, अंदर के मौन को सुनो। राहुल ने आंखें बंद की और अपने शरीर के भीतर के स्पंदनों को महसूस करना शुरू किया। इनर बॉडी का मतलब क्या है? एकार्ट टोले कहते हैं कि हमारा शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है। हमारे अंदर एक सूक्ष्म ऊर्जा है, प्राण, लाइफ एनर्जी, जो हमें जीवंत बनाती है। जब आप अपने शरीर के अंदर की ऊर्जा को महसूस करते हैं तो आप वर्तमान से जुड़ते हैं। शरीर को महसूस करने का अभ्यास करें। जब भी मन बहुत दौड़ने लगे या कोई नकारात्मक भावना आए, अपनी आंखें बंद करें। अपने हाथों, पैरों या सीने में जो कंपन या ऊर्जा है उसे महसूस करें। यह अनुभव आपको अभी के पल में लाएगा। व्हाई इट वर्क्स, ये कैसे काम करता है? क्योंकि जब आप शरीर को महसूस करते हैं तो आप विचारों से बाहर आ जाते हैं। आपका ध्यान मन के शोर से हटकर शांति की ओर चला जाता है। राहुल ने अब एक नई आदत बना ली। जब भी वह तनाव में होता, वो बाहर हल ढूंढने की जगह अंदर जाता, अपने अंदर के मौन को सुनता और वहां उसे शांति मिलती। मन बेचैन हो तो शरीर को महसूस करो। शरीर की ऊर्जा, वर्तमान से जुड़ाओ। यही ध्यान है, यही आत्मा की आवाज है। क्या आप भी अंदर की शांति महसूस करना चाहते हैं? तो आज ही 5 मिनट आंखें बंद करके शरीर के भीतर की ऊर्जा को महसूस करें। चैप्टर 7, पोर्टल्स इनटू द अनमैनिफेस्टेड, अव्यक्त की ओर द्वार। अनमैनिफेस्टेड यानी वह शुद्ध शांति जो सबके भीतर छुपी है। राहुल एक शाम अकेले बैठा था। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर एक गहरी बेचैनी। उसका मन बार बार कुछ सोच रहा था, भविष्य, नौकरी, रिश्ते, सब गड़बड़ लग रहा था। वो खिड़की के पास बैठा और एकदम चुप हो गया। कोई सोच नहीं, कोई आवाज नहीं, बस बारिश की बूंदें और अपने दिल की धड़कन। और अचानक सब कुछ शांत हो गया। उसने पहली बार अनुभव किया कि उसके अंदर एक जगह है जहां कोई डर, कोई दुख, कोई विचार नहीं है, बस मौन है। अनमैनिफेस्टेड यानी अव्यक्त, वो जो दिखता नहीं पर हर जगह है। यह एक शुद्ध मौन, अंतरिक्ष या कहें तो परम शांति की अवस्था है। जब तुम मन की परतों को हटा देते हो तो आत्मा की शांति प्रकट होती है। यही अव्यक्त है। अनमैनिफेस्टेड तक पहुंचने के द्वार 1, इनर बॉडी। राहुल को याद आया, जब वो शरीर के अंदर की ऊर्जा को महसूस करता है वो उसी द्वार पर होता है। 2, डीप ड्रीमलेस स्लीप, गहरी नींद। जब हम बिना सपने के सोते हैं उस समय भी हम अनमैनिफेस्टेड में होते हैं, पर चेतन रूप से नहीं। 3, स्टिलनेस, मौन। जब आप किसी खूबसूरत जगह पर शांत खड़े होते हैं बिना सोचे, बस होते हैं, वहीं से द्वार खुलता है। 4, नाउ, वर्तमान पल।
हर पल जब आप अब में होते हैं, आप अनमैनिफेस्टेड से जुड़ जाते हैं। उस शाम खामोशी में बैठकर राहुल ने पाया कि उसे कुछ करना नहीं है, बल्कि बस होना है, बस मौजूद रहना है। वो समझ गया कि सब दुख, डर, चिंता बाहर की चीजें हैं, अंदर तो सिर्फ शांति है, मौन है, और वो अव्यक्त है, अनमैनिफेस्टेड, भीतर छिपी शांत अवस्था, पोर्टल्स, शरीर की ऊर्जा, वर्तमान पल, मौन अभ्यास। शरीर को महसूस करो, शांति से बैठो। पहले मैं सोचता था कि खुशी बाहर मिलेगी, पैसे, रिश्तों या काम में, पर अब मैं जानता हूं सच्ची खुशी तो भीतर है, जहां कोई शब्द नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस मैं हूं। चैप्टर 8, एनलाइटेंड रिलेशनशिप्स, प्रबुद्ध संबंध। राहुल अब अपने जीवन में एक नई समझ के साथ जी रहा था, लेकिन एक दिन जब उसकी पत्नी सोनिया से किसी बात पर बहस हुई तो वो खुद को फिर से उसी पुराने चक्र में फंसा हुआ पाया। गुस्सा, तर्क, शिकायतें। उसने खुद से पूछा, मैंने अब तक बहुत कुछ समझा, तो फिर अपने सबसे करीबी रिश्ते में इतना दर्द क्यों? तभी उसे याद आया, द पावर ऑफ नाउ का अगला अध्याय इसी सवाल का जवाब देता है, एनलाइटेंड रिलेशनशिप्स। एनलाइटेंड रिलेशनशिप्स, प्रेजेंस, अवेयरनेस एंड लव, एकहार्ट टोले। इस अध्याय में बताते हैं कि ज्यादातर रिश्ते प्यार नहीं, बल्कि अपूर्णता की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं। हम सोचते हैं, अगर वो मुझे और प्यार करे तो मैं पूरी तरह खुश हो जाऊंगा, लेकिन सच्चाई ये है कि जब हम खुद अधूरे होते हैं तो रिश्ते अटैचमेंट बन जाते हैं, एक्सपेक्टेशन बन जाते हैं, और फिर वहीं से शुरू होता है दर्द। राहुल ने गहराई से खुद से सवाल पूछा, क्या मैं सोनिया को सिर्फ इसलिए चाहता हूं क्योंकि वो मुझे खुश करती है, या क्योंकि मैं उसके साथ इस पल में संपूर्ण महसूस करता हूं? वो समझ गया कि जब दो लोग अपने भीतर पूर्ण होते हैं तभी संबंध पवित्र और जागरूक होते हैं। उसे याद आया कि जब वह सोनिया को पूरा अनुभव करने लगा, बिना जजमेंट, बिना अपेक्षा, तभी उनका रिश्ता बदलने लगा। एनलाइटेंड रिलेशनशिप्स कैसे बनाएं? प्रेजेंट रहो। जब आप अपने पार्टनर के साथ हों तो सिर्फ मौजूद रहो, बिना फोन, बिना विचारों के बिचौलिए। एक्सपेक्टेशंस छोड़ो। प्यार को एक सौदा मत बनाओ। प्यार देने का मतलब है स्वतंत्रता देना। सुनो बिना अहंकार के। जब सामने वाला बोले तो अपने मन का शोर बंद करो। कॉन्फ्लिक्ट को जागरूकता से देखो। बहस के दौरान खुद से पूछो, क्या मैं इस दर्द को बढ़ा रहा हूं अपनी प्रतिक्रिया से? यही से होती है राहुल और सोनिया की नई शुरुआत। एक दिन सोनिया ने राहुल से कहा, तुम बदल गए हो, अब तुम्हारे साथ रहना शांतिपूर्ण लगता है। राहुल मुस्कुराया, मैंने तुम्हें बदलने की कोशिश बंद कर दी है, अब मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहता हूं इसी पल में। अगर आप भी अपने रिश्ते में शांति, गहराई और सच्चा प्रेम लाना चाहते हैं तो पहले खुद से जुड़ें, खुद को समझें, खुद को स्वीकार करें। Because a conscious relationship is not about finding the right person, it's about being the right presence. Eckhart Tolle. Chapter 9. Beyond happiness and unhappiness, there is peace. खुशी और दुख से परे शांति है। राहुल एक दिन ऑफिस से थका हारा लौटा। ना कोई बड़ी परेशानी थी, ना ही कोई बहुत खास खुशी, पर फिर भी दिल में कोई अजीब सी बेचैनी, एक खालीपन था। उसने खिड़की से बाहर देखा और सोचा, मैं खुश नहीं हूं, लेकिन दुखी भी नहीं, तो मैं क्या हूं? उसे फिर याद आया, द पावर ऑफ नाउ का अगला चैप्टर इसी रहस्य को उजागर करता है। शांति खुशी और दुखदाई के स्पेक्ट्रम में नहीं है, इट्स बियॉन्ड बोथ। एखार्ट टोले बताते हैं कि जिंदगी में हम हमेशा दो छोरों के बीच झूलते रहते हैं, खुशी और दुख, लेकिन जो सच्ची शांति होती है वो इन दोनों के पार होती है। खुशी और दुख बाहरी परिस्थितियों पर आधारित होते हैं, पर शांति आती है अब में पूरी तरह उपस्थित रहने से। राहुल ने सोचना शुरू किया, मैं कब कब खुश था? जब कोई प्रमोशन मिला, तारीफ हुई, छुट्टी पर गया। और कब दुखी? जब किसी ने अनदेखा किया, गलती हो गई या प्लान फेल हो गया। पर फिर उसने गौर किया, ये सब सिर्फ पल भर की स्थितियां थीं। तो क्या मेरी शांति इतनी कमजोर है कि वो सिर्फ बाहरी चीजों पर टिकी है? उसे एहसास हुआ जब वो अब में होता है बिना किसी उम्मीद या डर के, तब उसके अंदर कुछ स्थायी होता है, शांति। शांति कैसे पाएं? खुशी की तलाश छोड़ो। जब तक आप खुशी के पीछे दौड़ते रहोगे, दुख आपके पीछे रहेगा। शांति खोजो, वो कभी नहीं छूटेगी। अपने अंदर की अवेयरनेस जगाओ।
अपने विचारों को देखो, क्या वो तुम्हें खींच रहे हैं किसी अतीत या भविष्य की तरफ। भावनाओं को ऑब्जर्व करो। जब गुस्सा या दुख आए उससे लड़ो मत, बस देखो, पहचानो और जाने दो। जो है उसे स्वीकार करो, सरेंडर। हर पल को हाँ कहो, जो है वही होना चाहिए अभी। अब जब राहुल उदास या बेचैन महसूस करता है तो वो खुद से एक सवाल पूछता है, क्या मैं इस पल में पूरी तरह मौजूद हूं? और जब वो सांस पर ध्यान देता है, भीतर की हलचल को शांत करता है, तो उसे फिर वही शांत लहर महसूस होती है, खुशी और दुख से परे की शांति। दोस्त, अगली बार जब तुम कहो मैं खुश नहीं हूं, तो रुक कर पूछना, क्या मैं इस पल में पूरी तरह से हूं? क्योंकि खुशी एक स्थिति है, पर शांति तुम्हारा स्वभाव है। शांति मिलती नहीं, याद आती है। चैप्टर 10, समर्पण का अर्थ। राहुल अब पहले से कहीं शांत था। उसने अभी में जीना शुरू कर दिया था, लेकिन जिंदगी फिर एक नया इम्तहान लेकर आई। एक दिन उसकी माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई। अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। डॉक्टर ने कहा मामला गंभीर है। राहुल अंदर से टूट गया। उसकी सारी मेहनत, मेडिटेशन, किताबों की समझ सब डगमगाने लगे। फिर उसे एक बात याद आई, सच में जागृत व्यक्ति संकट में भी शांत रहता है। उसी रात उसने फिर द पावर ऑफ नाउ खोली और पढ़ा। समर्पण का अर्थ है अभी को पूरी तरह स्वीकार करना। एखार्ट टोले बताते हैं कि सच्चा समर्पण कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि वो स्थिति है जब हम इस पल को बिना शिकायत, बिना संघर्ष पूरी तरह स्वीकार करते हैं। जो है उसे हाँ कहना, यही सच्चा समर्पण है। समर्पण का मतलब है बाहरी नहीं, अंदरूनी परिवर्तन। आप परिस्थितियां नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी सोच और प्रतिक्रिया जरूर बदल सकते हैं। समर्पण के 2 स्तर होते हैं। पहला, वर्तमान स्थिति को मानसिक रूप से स्वीकारना। दूसरा, उस स्थिति में शांति और आनंद महसूस करना। डूइंग से पहले बीइंग जरूरी है। मतलब कुछ करने से पहले हमें खुद को पूरी तरह वर्तमान में लाना होता है। समर्पण यहीं से शुरू होता है। अगले दिन राहुल ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ, जो भी होगा मैं उसे स्वीकार करता हूँ। मैं डर में नहीं, प्रेम में रहूंगा। वो रोया नहीं, वो टूटा नहीं, वो समर्पित हुआ। और उसी समर्पण में उसे भीतर की शक्ति का अनुभव हुआ, जैसे मानो अब वो परिस्थितियों के गुलाम नहीं, बल्कि खुद की चेतना का मालिक बन गया हो। जो है उसे बिना विरोध के स्वीकार करना ही आंतरिक शांति की पहली सीढ़ी है। समर्पण कोई हार नहीं, आत्मा की सबसे बड़ी जीत होती है। जब हम समर्पण करते हैं तभी हमारे भीतर की शक्ति जागती है। और ये बुक समरी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस इंस्पायर्ड बुक की चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आप अगली बुक समरी कौन सी सुनना पसंद करेंगे, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।